नमस्कार साथियों, सभी साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक अगला जो वीडियो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध और अंतिम चरण के कवि पद्माकर के जीवन परिचय, उनके कृतित्व और उनकी रचनाओं को आधार बना करके लेकर के आए हैं। तो आज हम पद्माकर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह पद्माकर जी की तस्वीर है जो हमें प्राप्त हुई है। जैसे इनका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है वैसे ही इनका कृतित्व था और ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में रीतिकाल में जाने। तो सबसे पहले हम पद्माकर जी के परिचय को जानना चाहेंगे। पद्माकर जी का जो जीवन है वो 1753 ईस्वी से लेकर के 1835 ईस्वी के मध्य तक विद्यमान रहा। पद्माकर का पूरा नाम पद्माकर भट्ट था। ये तेलंग ब्राह्मण मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे, जो कि स्वयं भी एक विद्वान कवि और सम्मानीय पुरुष थे। इनका जन्म सन 1753 ईस्वी में सागर में हुआ था। इनके वंश के अन्य लोग भी कवि थे, इस कारण वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मानित कवि थे। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने इनका जो जन्म स्थान है वो सागर की बजाय उत्तर प्रदेश के नगर बांदा को स्वीकार किया है। इसके पीछे मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पद्माकर यहाँ लंबे वर्षों तक रहे, तो शायद इसी आधार पर उनका जीवन बताया गया होगा। तो अपन मूलतः बात करते हैं पद्माकर जी की। पद्माकर जी हिंदी भाषी न होते हुए भी उन्होंने हिंदी और संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना योगदान अदा किया और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। पद्माकर कवीश्वर एक प्रतिभा संपन्न जन्मजात कवि थे। इन्हें आशु कवित्व शक्ति अपने पहले के कवियों और संस्कृत विद्वानों की सुदीर्घ वंश परंपरा से ही प्राप्त थी। उनके पूरे कुटुंब का वातावरण ही कवितामय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी बहुत ही सम्मानित कवि थे, अतः उनके कुल या वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही पद्माकर उत्कृष्ट कविता लिखने लग गए थे, ऐसा लोगों का मानना है। पद्माकर राजदरबारी कवि के रूप में कई नरेशों से सम्मानित किए गए थे, अतः वे अनेक राजदरबारों में सम्मानपूर्वक रहे। सुधाकर पांडे ने लिखा है, पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदा से रही। अतुल संपत्ति उन्होंने अर्जित की और संग साथ सदा ऐसे लोगों का जो दरबारी संस्कृति में डूबे हुए लोग थे। कहा जाता है वह चलते थे तो राजाओं की तरह जुलूस चलता था और उसमें गणिकाएं तक भी रहती थी। रघुनाथ राव के पन्ना और जयपुर के निवासों में पद्माकर का पर्दा न था। उत्सवों और त्योहारों के अवसर पर राजसी श्रृंगार किए कमनीय कांताओं को उनके नज़दीक देखा जा सकता था। समय समय पर नागपुर, दतिया, सतारा, अजयगढ़, जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर, बूंदी दरबारों की ओर से भी उन्हें बहुत सम्मान और धनाति मिला। पन्ना महाराज हिंदुपति ने उन्हें 5 गांव जागीर में दिए। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने एक हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर तथा कवि शिरोमणि की उपाधि
दी और बाद में जयपुर राजा जगत सिंह ने उन्हें दरबार में धन संपदा और आदर दिया और साथ में कुछ गांवों की जागीर भी दी। कहते हैं कि पद्माकर अपनी उत्तरावस्था में तो आश्चर्यजनक रूप में इतने धनाढ्य व्यक्ति हो गए थे कि जरूरत पड़ने पर कई राजाओं राजघरानों तक की आर्थिक सहायता स्वयं दरबारी कहे जाने वाले इस कवि के द्वारा की गई है। प्रमुख सामान्य परिचय के बाद में अब हम उनके प्रमुख कृतित्व और रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अजयगढ़ के गुसाई अनूप गिरी, जिनका नाम हिम्मत बहादुर था, उनकी काव्यात्मक प्रशंसा करते उन्होंने हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम से ग्रंथ लिखा। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह वीरदावली लिखी और जयपुर के ही राजा सवाई जगत सिंह के लिए जगत विनोद, ग्वालियर के शासक दौलत राज सिंधिया के सम्मान में आलिजा प्रकाश, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशस्ति में ईश्वर पच्चीसी जैसे सुप्रसिद्ध कविता ग्रंथों की रचना की। यूँ पद्माकर जी रचित ग्रंथों में सबसे जाने माने संग्रहों में हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, आलिजा प्रकाश, प्रताप सिंह वीरदावली, प्रबोध पचासा, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, प्रताप सिंह सफरनामा, राजनीति, कली पच्चीसी, राजसा हितोपदेश, भाषा, अश्वमेघ आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। अभी हम जो इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, सर्वप्रथम हिम्मत बहादुर वीरदावली, यह वीररस प्रधान चरित काव्य है। प्रताप शाही वीरदावली, यह भी एक चरित काव्य है। कली पच्चीसी, ये इसमें कवि के द्वारा कलयुग का विस्तार से वर्णन किया गया है। जगत विनोद श्रृंगार रस ग्रंथ है, जिसमें रस को प्रमुख मान करके अन्य काव्यांगों की चर्चा भी की गई है। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। प्रबोध पचासा वैराग्य निरूपण को आधार बना करके लिखा गया है और गंगा लहरी में गंगा महात्म्य का विस्तार से वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। पद्माकर जी की इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो चर्चा है वो अच्छे अच्छे कवियों में की गई है। पद्माकर एक सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, राज दरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का मार्मिक चित्रण अपने काव्य में करते हैं। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति सहज ही मूर्तिवत रूप में प्रकट करते हैं। ब्रज भाषा के अलावा संस्कृत, प्राकृत में भी पद्माकर ने बहुत अच्छा कार्य किया है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे वह गंगा जल के औषधि मूलक प्रयोग के बाद अंततः स्वस्थ भी हो गए। जगन्नाथ पंडिताथ की तरह गंगा की स्तुति में अपने जीवन काल के अंतिम काव्य रचना गंगा लहरी लिखकर कानपुर में गंगा किनारे उनका 80 वर्ष की आयु में सन 1835 ईस्वी में निधन हुआ। सागर में तालाब घाट पर पद्माकर की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसको आज भी देखा जा सकता है। इस प्रकार से पद्माकर जी का जीवन परिचय और उनके कृतित्व और काव्य के मूल विषयों को आधार बना करके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आगे हम अगले वीडियो में इनके काव्य की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, मुख्य विषय की समीक्षात्मक चर्चा करेंगे और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो कविता हैं, पद हैं, उनकी चर्चा भी हमारे द्वारा की जाएगी। तो तब तक आप साथियों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा ही
हिंदी साहित्य की सरस जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।